नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आयुष्मान। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आंखें हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है। बदलते हुए दौर के साथ आंखों की सबसे बड़ी बीमारी के रूप में भी उभरा है ग्लूकोमा, जिसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ही 12 मार्च को वर्ल्ड ग्लूकोमा डे और वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के रूप में मनाया जाता है। ग्लूकोमा रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, और दुनिया भर की अगर बात करें तो दुनिया भर में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग ग्लूकोमा के शिकार हो चुके हैं, जो कि आंखों की रोशनी जाने का सबसे बड़ा कारण भी है। आयुष्मान में आज हम चर्चा करेंगे ग्लूकोमा पर, और आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो कि बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर विनीता जी, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद। तो चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ग्लूकोमा पर। विनीता जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी ग्लूकोमा है क्या और इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, ग्लूकोमा नाम जो है वो उसका इंग्लिश वर्जन है और हिंदी में इसे काला पानी, कांच बिंदु या काला मोतिया भी कहते हैं। ये एक आंखों की बीमारी है जिसमें आंखों का दबाव बढ़ता है, देखने वाली नस कमजोर होती है और मरीज को धीरे धीरे दिखना कम हो जाता है। और ये जो दिखना कम होता है ये बिना दर्द का होता है, इसलिए हम इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहते हैं। यानी कि ये बिना लक्षण के चुपके से आपकी रोशनी को चुरा सकता है। अब ये जो ग्लूकोमा है इसको उम्र के साथ में देखा जाता है, और उम्र के साथ में बहुत सारी बीमारियां भी होती है जो कम विजन के साथ में आती है। तो ऐसा विशेष क्या है ग्लूकोमा में जिसके लिए आपने कहा कि वर्ल्ड ग्लूकोमा डे और वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक पूरा मनाया जाता है? क्योंकि इसमें गई हुई रोशनी वापस नहीं आती है। इलाज से भी मरीज को जो रोशनी चली गई वो हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए इस बीमारी के बारे में जागरूक होना, उसको समय पर पहचानना और सही तरीके से इलाज लेना ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर पेशेंट हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो देता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात विनीता जी आपने कही है कि हमेशा के लिए रोशनी अपनी खो देगा। तो ये बीमारी जो है कौन सी एज में होती है? कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कब इसका जो सिम्टम्स आप बता रही हैं कि चुपके से भी आ जाता है, तो आखिर इसका ट्रीटमेंट लेना कब से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, ग्लूकोमा किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन अक्सर ये 40 साल की उम्र में ज़्यादा देखा गया है। बढ़ती हुई उम्र के साथ में आंखों में कुछ परिवर्तन होते हैं और ग्लूकोमा की बीमारी के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा धुंधला देखना, कुछ मरीजों को आंखों में दर्द, सिर में दर्द और आंखों के चारों तरफ रंगीन गोले दिखते हैं, जिसे हम एक्यूट अटैक ऑफ ग्लूकोमा कहते हैं। और ऐसे मरीज कई बार बहुत सीवियर हेडेक और वॉमिटिंग से आते हैं, लेकिन ये कुछ प्रोपोर्शन पेशेंट्स के होते हैं। अक्सर मरीज को इस बीमारी का पता उनकी नियमित सालाना जांच के दौरान पता चलता है, या फिर मरीज आई डॉक्टर के पास किसी और वजह से आया हुआ है, जैसे कि चश्मे के नंबर की वजह से, और फिर डॉक्टर ने उनका प्रेशर देखा तो नॉर्मल प्रेशर 10 से 20 मिलीमीटर होता है पारा। अगर वो 20 मिलीमीटर से बड़ा हुआ प्रेशर है तो वो ग्लूकोमा की तरफ संकेत करता है। ये एक तरीके से ब्लड प्रेशर जैसा होता है कि जैसे हाई बीपी का इलाज हमको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, वैसे ही हाई प्रेशर का हमको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो जब आपका प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो डॉक्टर आपकी आंख को एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करके वो आपकी आंखों की ऑप्टिक नर्व को देखता है, जिससे कि ये पता चलता है कि उसमें कुछ परिवर्तन है, और फिर ओसीटी और फील्ड टेस्ट से उस ग्लूकोमा को निर्धारित किया जा सकता है। और एक बार ग्लूकोमा हो गया तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर वैरायटी ऑफ ग्लूकोमा है और कौन सी वैरायटी का ग्लूकोमा है, और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको सलाह देता है इलाज की। और ये जो इलाज है ये पूरी उम्र लेना पड़ता है। बिल्कुल, पूरी उम्र लेना पड़ता है। लेकिन विनीता जी, अगर सही समय पर जब हमें इसके सिम्टम्स पता चल रहे हैं और एक सही समय पर इसकी जानकारी लग चुकी है कि हाँ आपको ग्लूकोमा हो रहा है, तो ये ट्रीटमेंट अगर लेता है पेशेंट, तो क्या वो समय रहते ठीक हो जाएगा या फिर उसके बाद भी उसे ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा?
देखिए, ट्रीटमेंट आपके प्रेशर के ऊपर निर्भर करता है और आप कौन सी स्टेज में किस वैरायटी के ग्लोकोमा के पेशेंट हैं। जैसे एंगल क्लोजर वैरायटी में कई बार सिर्फ लेज़र कामयाब होता है, आपको आई ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं रहती है। और कई पेशेंट्स को लेज़र के साथ में आई ड्रॉप्स भी देने पड़ते हैं, और आई ड्रॉप्स कई प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 तरीके के, जितना आपका प्रेशर कंट्रोल रखे। नॉर्मली जो टारगेट प्रेशर होता है वो करीबन 8 से 12-13 मिलीमीटर मर्क्यूरी रखा जाता है। तो आपका डॉक्टर आपकी एग्जामिन करके आपकी दवाइयों का डोज आपका निर्धारित करता है, और ये दवाइयों का सेवन आपको लगातार करना पड़ता है, और लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना रहता है कि कहीं आपका ग्लोकोमा का चोर आपकी रोशनी को और ज़्यादा तो नहीं चुरा रहा है। दैट मीन्स आपको रेगुलर फॉलोअप करके ये देखना है कि आपका ग्लोकोमा उसी स्थिति में थम गया है। बिल्कुल, आपने मेडिसिन की बात की है। विनीता जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, क्या ऐसी कोई दवाइयाँ पेशेंट ले रहा है और तो क्या उससे भी ये हो सकता है? क्या लगता है आपको? और अगर हम पेशेंट की बात करें जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो क्या जो आने वाला बच्चा है उसको भी ये हो सकता है अगर प्रेग्नेंट लेडी को ग्लूकोमा है तो? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कई बार स्टेरॉइड नामक दवाई होती है या कई ऐसी शारीरिक बीमारियों की दवाइयाँ होती है जिसकी वजह से आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है, और कई बार सिर्फ उन दवाइयों को बंद करने से ही आपका ग्लोकोमा थम जाता है, जिसे हम स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा कहते हैं। और जैसा कि आपने बोला कि क्या ये प्रेग्नेंट लेडी से बच्चे में हो सकता है, तो यंग एज में ग्लोकोमा होने की संभावनाएं कम होती है, और बच्चों में कॉन्जेनाइटल ग्लोकोमा होता है जिसे ऑक्स आई और या बुप्थैल्मोस कहते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल, अगर फैमिली में विनीता जी कोई एक भी सदस्य फैमिली का कोई एक भी मेंबर जो है उसे ग्लूकोमा है, तो क्या ये दूसरे को भी हो सकता है? जी बिल्कुल साक्षी, ये जरूर हो सकता है, क्योंकि ये अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी बीमारी है जिसमें आपकी आंखों की बनावट और आपकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मरीज को ग्लोकोमा होता है। अगर पेरेंट्स को ग्लोकोमा है या भाई बहन को ग्लोकोमा यानी सिबलिंग को ग्लोकोमा है, तो 7 से 10 गुना ज़्यादा रिस्क होती है दूसरे मेंबर्स को ग्लोकोमा होने की। इसलिए ऐसे मरीजों को जिनके घर में ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं, कहा जाता है कि आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स की स्क्रीनिंग करवाएं। स्क्रीनिंग करके हम ग्लोकोमा को समय पर पहचान कर रोक सकते हैं ताकि अंधत्व ना आए। बिल्कुल विनीता जी, कितने समय में हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए? कब इसके लिए सर्जरी तो लास्ट स्टेज है, लेकिन इससे पहले अगर चेकअप की हम बात करते हैं तो बाकी फैमिली मेंबर को कब लेना चाहिए? कितने महीने के अंदर यहाँ पर यूजुअली ये बीमारी 40 साल की उम्र के बाद आती है, तो अगर आपके ब्रदर सिस्टर या कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो 40 को पार कर चुका है, उनको अपनी वैसे भी सालाना आई टेस्ट कराना चाहिए, और उसमें आपको डॉक्टर को स्पेसिफिकली जाके बताना चाहिए कि मेरे घर में इस मरीज को ग्लोकोमा है, मेरे अंकल को या मेरी बुआ को या मेरी दादी को ग्लोकोमा है, तो आप मुझे ग्लोकोमा के अनुसार देखिए। दैट मीन्स आपकी आंखों का प्रेशर टेस्ट कराइए और आपकी ऑप्टिक नर्व की फोटोग्राफी कराइए। अगर आपकी वो नॉर्मल है तो आपका डॉक्टर आपको साल या 2 साल बाद उसको फिर से रिपीट करने के लिए बोलता है, क्योंकि ग्लोकोमा डिजीज ऑफ प्रोग्रेशन है, मतलब वो समय के साथ में बढ़ने वाली बीमारी है। तो आपके पुराने पेपर्स इसमें बहुत काम आते हैं कि आप पहले कैसे थे और अभी आपकी देखने वाली नस कैसी है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में ग्लोकोमा है तो आपको 100% होगा ही, लेकिन अगर आप समय रहते जांच कराएंगे तो आप ग्लोकोमा को अर्ली डायग्नोज कर पाएंगे। बिल्कुल। ग्लोकोमा, अगर मैम किसी को विनीता जी ग्लोकोमा का वो पेशेंट हो चुका है, तो क्या उसको इससे और भी ज्यादा कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है? ग्लोकोमा उम्र की बीमारी है जिसमें कि आंखों का प्रेशर बढ़ता है, और उम्र के साथ में हमारी आंखों में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे कि मोतिया बिंदु, जिसमें कि हमारा लेंस धुंधला हो जाता है। और एक ये नॉर्मल एजिंग फिनोमेना है, जैसे हमारे उम्र से बाल सफेद होते हैं वैसे ही हमारा देखने वाला लेंस धुंधला होता है। इसमें भी मरीज को धीरे धीरे बिना दर्द के रोशनी कम होती जाती है। अब पेशेंट को ग्लोकोमा की वजह से भी रोशनी कम हो रही है और कैटरेक्ट की वजह से भी कम
कम हो रही है, तो दैट मीन्स पेशेंट को ड्यूअल बीमारी है, कैटरेक्ट भी और ग्लोकोमा भी, और हम कैटरेक्ट को सर्जरी करके रिकवर कर सकते हैं फुल्ली, और ग्लोकोमा को हम चाहे सर्जरी करें या दवाई से ठीक करें, हम उसको रोकथाम कर सकते हैं, हम उसको फुल्ली रिकवर नहीं कर सकते। तो कई बार हमको इस तरीके के मरीजों में कैटरेक्ट और ग्लोकोमा दोनों कंबाइन सर्जरी करनी पड़ती है। और जैसा कि आपने एसोसिएशन पूछा, तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या माइग्रेन की बीमारी है, ऐसे मरीजों को ग्लोकोमा होने का खतरा ज़्यादा रहता है। न केवल ये, अगर किसी को आंख में चोट लगी है या उन्होंने आंखों की कोई रेटिनल सर्जरी कराई हुई है, तो ऐसे मरीजों में मोतियाबिंदु और कांचिया बिंदु का खतरा हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, हमेशा खतरा बना रहता है। कई बार विनीता जी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को आई से रिलेटेड कोई तकलीफ हो रही है, कोई बीमारी है, तो मेडिकल पे जाएंगे और आई ड्रॉप खरीदेंगे। तो क्या लगता है, ऐसे ड्रॉप्स का यूज करना चाहिए डॉक्टर की बिना परमिशन की? और यहाँ पर ये जिस बीमारी को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसमें आप कैसे देखती हैं? ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट कोई भी मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद के नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत एक स्पेसिफिक टाइप की बीमारी है। और इनफैक्ट कई बार आपकी आंख में हल्का सा दर्द, चुभन या रेडनेस हो रही है और आप मेडिकल स्टोर पे गए और उन्होंने आपको स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स दिए, तो न केवल वो आपकी आंखों की रोशनी को खराब कर सकता है, स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लोकोमा होके आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इसके अलावा आंखों में इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो सकता है, काली पुतली के ऊपर अल्सर्स हो सकते हैं। तो ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर की सलाह के, स्पेशली अगर हम स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पुराने ज़माने में पायरिमोन नाम की दवाई इतनी कॉमन थी कि हर किसी को, सेकेंड पेशेंट को वो मेडिकल स्टोर वाला पायरिमोन दवाई थमाता था। तो इस तरीके के जो स्टेरॉइड, जिसमें डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, लोटेप्रेनोलॉल ऐसे मिले हुए रहते हैं, ये दवाइयों का सेवन बिना डॉक्टर की परमिशन के बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर डॉक्टर ने किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ये स्टेरॉइड नामक ड्रॉप्स लिखे भी हैं, तो इनका बहुत लिमिटेड सेवन किया जाता है, कि डॉक्टर ने बताया कि 2-3 बार 10 दिन डाल के फिर आपको बंद करना है, मतलब बंद करना है। ऐसा ना हो कि आप लगातार बस वायल पे वायल खरीदते जा रहे हैं और 6 महीने 8 महीने लगातार बिना डॉक्टर के परमिशन के आप वो दवाई डाल रहे हैं। वो आपको घातक हो सकती है और आपकी रोशनी हमेशा के लिए स्टेरॉइड्स की वजह से जा सकती है। रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। विनीता जी, अगर हम बच्चों की बात करते हैं, तो क्या ये बच्चों को भी हो सकता है? अब बच्चे अगर हो जाता है तो क्या उनकी भी सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट है या कोई और यहाँ पर विकल्प है इसका? लकीली बच्चों में ग्लोकोमा का इंसिडेंस यानी नंबर्स कम देखे गए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि एक कॉन्जेनाइटल ग्लोकोमा होता है, जो जन्म का ग्लोकोमा होता है, उसमें बच्चे की आंख का साइज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है और आंखें अभी सॉफ्ट हैं, तो वो एक गुब्बारे जैसी फूलती है, बड़ी होती है, इसलिए उनको ऑक्स आई बोलते हैं। तो अगर पेरेंट अपने बच्चे की 1 महीने के, 2 महीने के या 6 महीने की उम्र में देखते हैं कि आंखों की साइज बड़ी हो रही है, तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा, बच्चों में कांच बिंदु या ग्लोकोमा का कारण चोट हो सकता है, क्योंकि बच्चे जाने अनजाने खिलौनों के साथ में तीर या जो भी वो प्लास्टिक के गन से खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी आंखों को इंजरी करते हैं और इस इंजरी की वजह से ग्लोकोमा हो सकता है। तीसरा मुख्य कारण है बच्चों में ग्लोकोमा होने का, वो है अगर उनको जन्म का मोतिया बिंदु था, मतलब कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट था और उसकी सर्जरी हुई है, तो ग्लोकोमा उन बच्चों में ज्यादा देखा गया है। तो ये 3 तरीके के बच्चे हैं जिनको रेगुलर आई टेस्ट कराना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि बच्चों में दवाइयां कामयाब नहीं होती और बच्चों के ट्रीटमेंट में ग्लोकोमा में सर्जरी ही ज़्यादा कारगर है। पर मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि ये स्टेज पे डिपेंड करता है किस तरीके का ग्लोकोमा है और उसमें फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, आपने सर्जरी की बात की, तो क्या इससे कोई साइड इफेक्ट भी बच्चों में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि सर्जरी से ही हम आंखों के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अब हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाए फिर हम सर्जरी करेंगे। इसमें हमेशा समय रहते इलाज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे लेजर से करो, सर्जरी से करो, ड्रॉप से करो, समय रहते सही इलाज करेंगे,
प्रेशर कंट्रोल करेंगे तभी आपकी ऑप्टिक नर्व नॉर्मल बिहेव करेगी और तभी आपकी रोशनी वहीं थम जाएगी, वरना वो धीरे 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 करके जीरो हो जाएगी। बिल्कुल, ग्लूकोमा पर अगर हम बात कर रहे हैं और दुनिया में देखा जाए तो 8 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें ये बीमारी सता रही है, और भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन आज हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं विनीता जी, कई गाँव ऐसे हैं, ग्रामीण अंचल जैसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये बीमारी भी है। वो नॉर्मली अपनी आंखों को ईचिंग करके हटा देते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, किस तरह से ये जागरूक करना चाहिए? देखिए, अभी तक दूर दराज के गांव में मोतिया बिंदु यानी कैटरेक्ट के कैंप्स लगाए जाते हैं, जिसमें कि हम एक टॉर्च की रोशनी से ये पहचान सकते हैं कि इस मरीज को कैटरेक्ट है कि नहीं, क्योंकि वो सेंटर वाला हिस्सा आपको वाइट दिखता है। तो कैटरेक्ट की पहचान करना बहुत आसान है। आप दूर दराज शिविर लगा सकते हैं, हमारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट असिस्टेंट होते हैं वो भी पहचान सकते हैं कि ये मोतिया बिंदु यानी कैटरेक्ट ऑपरेशन लायक है कि नहीं है। लेकिन ग्लोकोमा को पहचानना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, उसके लिए आपको मशीनों की ज़रूरत है और हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम सिर्फ गांव में जाकर टॉर्च लगा के ये हम मरीज को नहीं कह सकते कि आपका अभी मोतिया बिंदु पका नहीं है, अभी आपका ऑपरेशन नहीं होगा तो आपको कोई आंखों की बीमारी नहीं है। क्योंकि कैटरेक्ट के अलावा भी आंखों की बहुत सारी बीमारियां हैं, और स्पेशली डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लोकोमा, ये दोनों इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है जिसको समय रहते पहचानना और इलाज की जरूरत है। इसलिए वो सब मरीज जिनकी नज़र चश्मे से नहीं बढ़ रही है या जिनको धुंधला दिख रहा है और कैंप में बोला गया है कि आपको कैटरेक्ट नहीं है, ऐसे मरीजों को अस्पताल आके अपनी डिटेल आंखों की जांच कराना चाहिए, जिससे कि हम ग्लोकोमा को समय रहते पहचान सकें। बिल्कुल, ग्लूकोमा का कोई घरेलू उपचार भी है क्या, कि घरेलू उपचार करने के बाद अगर शुरुआती लक्षण देखे जा रहे हैं तो उससे क्या ठीक हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी आंखों के लिए कोई भी घरेलू उपचार कारगर नहीं होते हैं। इसमें बस मैं ये कहना चाहूंगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है। अगर आपने योगा मेडिटेशन किया है, आपने अपने खाने पीने का ध्यान रखा है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आप ले रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसमें आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज होने से रोकते हैं। पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ग्लोकोमा ठीक हो जाएगा। अगर आपको ग्लोकोमा से बचना है या ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट करना है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी उतना इम्पोर्टेंट है। आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आपका वजन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। अगर आपको आंखों की बीमारी हो गई है और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल। और जो हमारे दर्शक ये अभी आयुष्मान कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह से आप टिप्स देंगे, क्या कुछ करें ताकि उनकी आंखें भी एकदम किसी भी तरह की ऐसी बीमारी उन्हें ना हो? हमारे देश में आंखों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ अपनी आंखों की जांच कराएं और समय रहते अगर ट्रीटमेंट कराने से आपकी आंखें जिंदगी भर स्वस्थ रहती है तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। एक ऐसी बीमारी जिसके लिए पूरा विश्व एक सप्ताह जागरूकता में लगा हुआ है, तो हमें भी जागरूक होके अपनी सालाना आंखों की जांच कराना चाहिए। बिल्कुल, जांच कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो भी समय रहते। विनीता जी, यहाँ पर अगर हम इस बीमारी की जिस तरह से बात कर रहे हैं तो क्या ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है एक स्टेज के बाद? जी बिल्कुल नहीं, ये एक आंखों का रोग है जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ता है और देखने वाली नसें कमजोर होती है। लेकिन कई बार ब्रेन ट्यूमर वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी जो देखने वाली नसें हैं वो ग्लोकोमा के मरीज से मिलती जुलती होती हैं। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि मरीज को ग्लोकोमा है कि ब्रेन ट्यूमर है। अगर ब्रेन ट्यूमर है तो वो जानलेवा हो सकता है। तो कहीं अब हमने जाने अनजाने ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस नहीं करके पेशेंट को ग्लोकोमा की दवाइयां दे दी और जिसको ग्लोकोमा था नहीं, वो ग्लोकोमा जैसा लग रहा था, तो वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से जानलेवा हो सकता है। ग्लोकोमा पर से जानलेवा नहीं होता है, लेकिन ग्लोकोमा जैसी कई सारी आंखों की और शरीर की बीमारियां होती है जिसमें हमको फर्क करना आना चाहिए कि हमारे मरीज को ग्लोकोमा ही है और हम ग्लोकोमा का ही इलाज दे रहे हैं।
बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम हेल्दी डाइट की आपने भी बात की, तो आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें ये भी बताइए कि आखिर उन्हें किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि ये बीमारी जो है वो और भी ज्यादा ना बढ़े। देखिए, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ आंख बच सकती है, और बीपी, शुगर और बहुत सारी ऐसी शारीरिक बीमारियां हैं जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आंखों पे असर पड़ता है। तो अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे जिसमें एक प्रॉपर डाइट होगी, जिसमें एक कॉम्बिनेशन होगा प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का, और स्मोकिंग, अल्कोहल का एडिक्शन नहीं होगा, तो एक हेल्दी डाइट होगी, उसके साथ में योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग या एक्सरसाइज होगी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी आंखों के लिए सुरक्षा का काम करेंगे। और इसमें मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि रेगुलर आई टेस्ट सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाए। रेगुलर आई टेस्ट कराइए और अपनी आंखों को सुरक्षित रखिए। बिल्कुल, आंखों को ऐसे सुरक्षित करने के आपने टिप्स दिए हैं। लेकिन विनीता जी, अगर बात करें किसी पेशेंट का ये ग्लूकोमा हुआ है और उसका सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, अब ऑपरेशन करने के बाद जब पेशेंट को घर लाया जाता है तो कौन सी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, कैसे उनकी केयर करें? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार कैटरेक्ट की सर्जरी होती है मोतिया बिंदु की, तो लेंस लग जाता है और मरीज को बहुत अच्छा दिखता है और उसमें बहुत ज़्यादा फॉलोअप्स या बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ग्लूकोमा सर्जरी थोड़ी सी ट्रिकी सर्जरी होती है। इसमें मरीज को रेगुलर अपनी आंखों का दबाव चेक कराना रहता है, और ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि वो सर्जरी उनकी सक्सेसफुल है कि नहीं है, वो उनके प्रेशर को कंट्रोल कर रही है या उनकी ऑप्टिक नर्व स्टेबल है कि नहीं। मैं यहाँ पे और एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगी कि एक्सेसिव डिजिटल यूज़, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, अंधेरे कमरे में लंबे समय तक ये सब चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो डिजिटल गैजेट्स हैं ये कहीं ना कहीं आपकी आंखों के लिए, आपके शरीर और आपके माइंड के लिए अच्छे नहीं हैं, और ये हमारी लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहे हैं और इसका असर भी खूब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अब स्ट्रेस भी लेने लगे हैं, कई तरह से इसके असर देखते हैं। विनीता जी, यहाँ पर अगर हम ग्लूकोमा की बात करते हैं, ये होता है पेशेंट को, क्योंकि कई बार तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाने से ही कतराने लगता है, उसे लगता है कि पता नहीं नॉर्मल बीमारी होगी, ठीक हो जाएगी, कुछ ऐसे ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि खर्चे पर लोग बड़ा ही सोचने विचारने लगते हैं डॉक्टर के पास जाने से। तो इसका पूरे ट्रीटमेंट लेने में कितना खर्चा आता है? देखिए, 90% लोगों को, इंडिया में ये आंकड़ा है, पूरे विश्व में 50% लोगों को और इंडिया में 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। और मैं अगर इलाज की बात करूं तो इलाज बहुत महंगा नहीं है, उसमें ज़रूरत है समय पर जाने की। अगर आपने समय पर डायग्नोसिस करवा लिया तो आपके बहुत सस्ते ड्रॉप्स हैं जो आपको रेगुलर दिन में 1 या 2 बार या 3 बार डालने हैं, और इतने छोटे से ड्रॉप से अगर आपकी रोशनी बचती है तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है, और हमने रूटीन एग्जामिनेशन में बता दिया कि आपको ग्लूकोमा है, तो पेशेंट उस बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेंस की भी प्रॉब्लम है कि मरीज को लगता है कि कहीं मुझे बीमारी है नहीं लेकिन मुझे बताई गई है, तो वो अपना ट्रीटमेंट डिले करता है। तो प्लीज़ ट्रीटमेंट डिले ना करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप सेकेंड ओपिनियन लें, लेकिन समय रहते अपनी आंखों का इलाज करवाएं। बिल्कुल विनीता जी, एक और आखिरी सवाल मेरा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको बताइए कि आखिर अपनी आंखों की केयर तो आपने बता दिया कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात कि आंखों को लेकर ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ग्लूकोमा नहीं और भी बीमारी ना आए, किस तरह से केयर करनी चाहिए? देखिए, आंखों की अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चा जब 1 साल का होता है तब भी हमें उसकी आई टेस्ट कराना चाहिए, और उसके बाद जब वो प्री स्कूल एज में, मतलब 3 to 5 इयर्स में आता है, तब कराना चाहिए, और फिर उसके बाद जब वो स्कूल जाता है, और उसके बाद आइडियली 1 साल में 1 बार आंखों की जांच होनी चाहिए। तो अगर हम समय रहते डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम आपके चश्मे के नंबर्स हुए, चाहे आपकी आंखों में ड्राइनेस हुई, आंखों में इन्फेक्शन हुआ या डिजिटल स्ट्रेन हुआ, हम उसको समय पर पहचान के आपको हेल्दी टिप्स देंगे। तो डॉक्टर के पास जाना मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप बीमार हैं। आपकी आंखों को हेल्दी रखने के लिए आपको डॉक्टर टिप्स दे सकता है, और कई बार ये टिप्स इंडिविजुअलाइज्ड होती है कि जो
वो आपकी आंख के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जिन बच्चों को चश्मे का नंबर है उनको हम बोलते हैं कि आप जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटीज़ करिए, आप बाहर धूप में रहिए, नेचुरल लाइट में रहिए, आप आर्टिफिशियल लाइट में अंधेरे कमरे में बहुत नज़दीक किताब रख के मत पढ़िए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डॉक्टर के पास जाने से पता चलता है। अपने देश में भ्रांति है, चश्मा नहीं लगाते बहुत सारे लोग और उसकी वजह से उनको न जाने कितनी तरीके की तकलीफें होती है। तो एक ये मिथ है कि मैं चश्मा लगाऊं नहीं लगाऊं तो नंबर तो नहीं बढ़ जाएगा, आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो इसलिए चश्मा लगाना भी एक ज़रूरत है, वो बीमारी नहीं है। तो आंखों को स्वस्थ रखिए, आंखों के बारे में जानिए, आंखों के लिए जागरूक बनिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो डॉक्टर के पास जाइए और उसका हल ढूंढिए। कई बार गूगल और आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको गलत सलाह दे सकते हैं, लेकिन आंखों का विशेषज्ञ आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा। बिल्कुल, डॉक्टर कभी भी गलत सलाह नहीं देगा और समय रहते आपको ट्रीटमेंट भी मिलेगा। आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए ग्लूकोमा के बारे में। डॉक्टर विनीता रामनानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी। आपको बताया है कि इस बीमारी को अगर आप में भी ये सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो किसी भी तरह से इसे हल्के में मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि दुनिया में 8 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं। तो इसमें किसी भी तरह की आप लापरवाही मत बरतिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।